नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। एक बार फिर से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े इस खास एपिसोड में मैं मेघना आपके साथ हाजिर हूं। मेरे साथ डॉक्टर हेमिका अग्रवाल स्टूडियो में मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत हिंदी पर। जैसा कि आपसे वादा किया था और हर बार अपने इस एपिसोड में आपके सवालों का जवाब हम देते हैं। लोकमत के दर्शकों ने इस बार भी जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब देने की कोशिश हम करेंगे। आपके सवालों की शुरुआत हम करने वाले हैं और सबसे पहला सवाल जो है वो मनु आशीष का है। सवाल है, ख्यालों की दुनिया हकीकत से बेहद अलग होती है, ये जानते हुए भी आदमी क्यों ख्यालों में खोया रहता है? आखिर इंसान क्यों देखता है ऐसे सपने जिनका सच से कोई वास्ता नहीं होता? हेमिका जी, हमारे दर्शक मनु आशीष ने ये सवाल किया है और इस तरह के कई और सवाल आए हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि मनु आशीष जी के सवाल पर आपकी राय क्या है और वो क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, मनु जी जो हैं ख्यालों के बारे में डिस्कशन चाहते हैं कि भाई एक तो ख्यालों की दुनिया में हम क्यों हैं, क्या है ये चीज़। और शायद देखिए, ख्याल तो सबके आते हैं लेकिन इनका एक्सेस हो जाना शायद प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी जो दिनचर्या है उसे इग्नोर करके कहीं ख्यालों में डूबे हैं तो वो प्रॉब्लम है, ख्यालों में डूबना नहीं। ख्यालों के ऊपर बहुत रिसर्च हुई है लेकिन आज तक प्रॉपर कॉन्फिडेंट रिसर्च नहीं है जो कि ड्रीम्स को या ख्यालों को, शायद ये ड्रीम्स की भी बात कर रहे हैं कहीं, हमारे सपनों के बारे में जो हम सोते हुए देखते हैं और कभी कभी हम जैसे कहते हैं जागते हुए हमने सपने देखे, इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। तो उनके ऊपर इतनी एनालिसिस हुई है लेकिन क्योंकि ये चीज़ें अभी तक हम ह्यूमन माइंड ब्रेन को बहुत अच्छे से नहीं समझते तो हमें 100% नहीं पता। लेकिन इसमें शुरुआत करी थी जो हमारी नोन हिस्ट्री है, एक सिगमंड फ्रॉयड थे, डॉक्टर थे वो, उन्होंने इसके बारे में शुरुआत करी और एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग किताब लिखी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। उस किताब और सिगमंड फ्रॉयड साहब की जितनी भी शोध है उसका आज की तारीख में बहुत क्रिटिसिज्म होता है। आज के कई डॉक्टर साइंटिस्ट्स मानते हैं कि वो बेबुनियादी रिसर्च है, उसके पीछे प्रॉपर एविडेंस नहीं है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी प्रॉपर नहीं है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस दौर में उन्होंने ये किताब लिखी और इस तरह की बातों पर शोध शुरू किया उस समय साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप्ड ही नहीं थी। उन्होंने हमारी साइकोलॉजी को समझने की बुनियाद रखी। तो आज जो हम हैं वो शायद उस बुनियाद की वजह से हैं जो समय समय पे अपने को करेक्ट करती रही और आगे बढ़ती रही। लेकिन अफसोस ड्रीम्स, ख्याल या इमेजिनेशन के ऊपर पूरी तरह से शोध नहीं है, कंस्ट्रक्टिव या डेफिनेटिव वो नहीं है, एक्सप्लेनेशंस नहीं है। हाँ, इतना हम मानते हैं कि हमारे ड्रीम्स क्या होते हैं कि जो हमारे दिन में जो भी हमारे साथ इंसिडेंसेस हुए उनके रेमिनेंट्स होते हैं। कुछ हमारे इमोशनल फियर्स, इनहिबिशंस वो जो है डिसइनहिबिटेड हो जाते हैं और इस तरह की हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी कभी कभी डिसइनहिबिटेड होके सामने आ सकती हैं। तो ये सब हमारे ड्रीम्स यानी कि सपने, ख्याल और इमेजिनेशन का पार्ट हैं। अब इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम आगे कैसे बढ़ेंगे? यह हमें लोअर एनिमल से डिफरेंट बनाता है इंसानों को। और इमेजिनेशन नहीं होती तो इंसान जो है मून तक, मार्स तक, यहाँ तक कैसे पहुँचता? तो इमेजिनेशन अत्यधिक ज़रूरी है। लेकिन कहीं इमेजिनेशन जो है वो प्रोडक्टिव रहे और मेजर इमेजिनेशन जो है वो हमारा एटलीस्ट जो जागते हुए हमारे ख्याल हैं वो हमें कहीं ज़िंदगी में आगे ले जाएं और हम उनका यूटिलाइजेशन अगर ठीक से कर पाएँ तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आपका काम खराब हो रहा है, आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे और एक बेबुनियादी ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे हैं तो ये तकलीफ हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये हल्की एंग्जाइटी या टेंशन के लक्षण हो सकते हैं जिनको शायद हम एड्रेस कर लें या उसका वजह ढूंढें और उसका हेल्प लें। लेकिन अदरवाइज इमेजिनेशन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, वेरी इसेंशियल थिंग। और ऐसे भी कहते हैं कि imagination can run faster than the speed of light. This is the only thing that can actually go faster. So imagination is not always a very bad thing. It's majority, it's a good thing. बिल्कुल, आपकी इमेजिनेशन कैसी है और आपकी ज़िंदगी पर कैसा प्रभाव डाल रही है वो ज़्यादा महत्व रखता है। और फिलहाल की जैसा कि हेमिका जी ने कहा, आशीष जी, अगर आप ऐसी इमेजिनेशन करते हैं जो आपके लिए अच्छी है तो आप उसको सोचकर ये मत सोचिए कि आपको कोई दिक्कत है या आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, वो आपके लिए अच्छी भी हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है। कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपकी इस पर अब क्या राय है। अगला सवाल हेमिका जी, हमारी दर्शक हैं अंजलि,
उनका ये सवाल है कि भीड़ में जाने से डर लगता है, अकेले रहने का मन क्यों होता है? देखिए, अगर भीड़ में हमेशा से उनको जाने में दिक्कत रही है तो शायद ये उनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि क्यों होती है, तो ये दिखाता है कि उनको उस चीज़ से तकलीफ है, उनको खुद उस अपने इस टेंडेंसी से ऑब्जेक्शन है। ये दिखाता है सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस, मतलब इंसान उस चीज़ से खुद सहमत नहीं है। तो अगर इंसान अकेले रहने का आदी है लेकिन उसे प्रॉब्लम नहीं है तो ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसे खुद प्रॉब्लम है और वो भीड़ से भी कतरा रहा है तो मतलब वो कहीं मदद चाहता है, वो अपने को सोसाइटी में इंटीग्रेटेड फील करना चाहता है और नहीं हो पा रहा, तो उसके क्या कॉज हैं? जैसे कि कुछ आम कॉजेज होते हैं, सोशल एंग्जाइटी, आप शर्मीले, अगर इसको मोटी भाषा में समझना चाहें तो आप शर्मीले प्रवृत्ति के इंसान हैं और आपको घुलने मिलने की इच्छा तो बहुत है लेकिन आप घुल मिल नहीं पा रहे। ये इस तरह की पर्सनालिटी उम्र के साथ जो है कम होती है और धीरे धीरे इंसान उम्र के साथ इन चीज़ों को ओवरकम कर पाता है। जैसे फैमिली ग्रो करती है वो प्रोफेशनली ग्रो करता है। लेकिन कुछ बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी की बीमारी अगर होती है तो वो सडनली आ सकती है और इस तरह के लक्षण एक पहले चहकते हुए इंसान में जो कि एक्सट्रोवर्ट है सडनली वो इंट्रोवर्ट बन जाए, इस तरह के लक्षण आए, वो भी आ सकते हैं। अगर बीमारी है तो उसको बीमारी की तरह ट्रीट करना जरूरी है। प्रवृत्ति है तो प्रवृत्ति का अलग ट्रीटमेंट होगा, या उसका ट्रीटमेंट भी क्यों कहें, मैनेजमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, या हम उसे ग्रूमिंग भी कह सकते हैं। जी अंजलि जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारी जो अगली यूजर हैं श्रद्धा मिश्रा, उनका जो सवाल है वो है कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। हालांकि इस सवाल के और भी कई पहलू हो सकते हैं और चाहती हूँ कि आप उनको भी डिफाइन करें क्योंकि बहुत सारे लोगों के इसको लेकर सवाल होंगे। देखिए, इन्होंने अपने क्वेश्चन में लिखा है कंसंट्रेशन प्रॉब्लम ... तो जो इंसान कंसंट्रेशन क्या है? फोकस ना कर पाने की एबिलिटी परसिस्टेंटली। अटेंशन होता है कि आप किसी चीज़ पे फोकस कर पाए, कंसंट्रेशन है आप अटेंशन को सस्टेन कर पाए, मतलब फोकस को मेंटेन कर पाए। हो सकता है आप अटेंशन आपकी अराउज्ड है, आप पहली बार फोकस कर रहे हो लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो मेंटेन नहीं कर पाने को कहते हैं कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। एग्जाम्पल कैसे होता है इसका कि भाई आप पढ़ने बैठे, बच्चे बताते हैं कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि हमने पढ़ना शुरू करा लेकिन पढ़ते पढ़ते तीसरे चौथे लाइन तक आते आते हमें रियलाइज़ हुआ हमने शुरू की 2-3 लाइनों पे ध्यान ही नहीं दिया, हमने फिर शुरू करी पढ़नी, और यह हम बार बार करे जा रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, टेंशन तो आती है लेकिन वो हम फोकस नहीं कर पा रहे, तो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। इस तरह के लोग अपनी प्रॉब्लम भी कभी कभी ठीक से नहीं बता पाते क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम बताते वक्त भी फोकस नहीं कर पाते। तो इनके सवाल में भी क्वेश्चंस का या शब्दों का अभाव हो सकता है, दर्शाता हो कि कहीं इनको सच में कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो और उसकी भी हमें मदद करनी है। तो कंसंट्रेशन न होने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि भाई आप अपने काम में प्रीऑक्यूपाइड, आप किसी और चीज़ में प्रीऑक्यूपाइड हैं जिससे आपका काम में हर्जा हो रहा है, आपके नंबर कम आ रहे हैं। आप अगर कहीं काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आप में आपके एरर रेट्स आ रहे हैं और अगर आप खुद इस चीज़ से अवेयर नहीं है तो कई बार कंप्लेंट्स आने लगती हैं आपकी एरर्स की, बाहर से नंबर कम होने लगते हैं। तो एक्सटर्नल चेक्स भी हैं जो आपको अवगत करा सकते हैं कि आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। अब कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम क्यों है, इसके बहुत चीज़ें हैं। अगर हम कंसंट्रेशन की शारीरिक कॉज में जाएं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम करा सकती हैं, जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, थायराइड का डिस्टर्बेंस, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और कोई भी क्रॉनिक शारीरिक दिक्कत। और अगर हम दूसरे जो मानसिक कारणों में जाएं तो टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या सच में ज़िंदगी में कोई इतना ज़्यादा तनाव जो कि क्राइसिस हो, वो भी आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम करा सकता है। हो सकता है ये आपका शरीर का इंडिकेटर हो कि देयर इज समथिंग विच नीड्स टू बी सॉल्व्ड और आप प्री ऑक्यूपाइड उसमें इसलिए हैं क्योंकि उसका सल्यूशन ढूंढना ज़रूरी है। तो आपका बॉडी आपको टिकटिका रहा है कि इस चीज़ को सॉल्व करिए। आप दिनचर्या को अगर तोड़ के हमें इस चीज़ पे फोकस करना पड़े तो इस चीज़ को रिजॉल्व करना भी शायद ज़रूरी हो सकता है। अगर इन सब के बावजूद हमें सिर्फ प्लेन बिना किसी वजह की अंदरूनी डिप्रेशन या अंदरूनी एंग्जाइटी मिल रही है तो उसका अलग इलाज है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर प्रॉब्लम आ रही है दिनचर्या में, कहीं हमें नॉर्मल प्रोसेस में अभाव फील हो रहा है तो हेल्प की तो ज़रूरत है। श्रद्धा जी, आपको आपका जवाब उम्मीद करते हैं मिल गया होगा। कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपकी इस पर अब क्या राय है। वायरल शॉर्ट्स करके एक अकाउंट है हमारे यूज़र जो कहते हैं कि मैम मेरा व्यवहार पहले से अजीब हुआ है
और रोने का मन करता है, क्या कारण हो सकता है हेमिका जी इसका? देखिए, पहले से व्यवहार डिफरेंट होना, अजीब, और वो खुद कह रहे हैं अजीब, मतलब अगेन उनको भी उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है जिससे वो अग्री नहीं करते। इसको हम कहते हैं ईगो डिस्टोनिक। मतलब कभी कभी व्यवहार में बदलाव ऐसे आते हैं जो इंसान को लगता है ठीक हैं, उसे हम ईगो सिंटोनिक कहते हैं, मतलब वो उनके साथ अग्री करता है। अगर वो उसके साथ, उस व्यवहार के साथ खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो अग्री नहीं कर रहा, ये ईगो डिस्टोनिक है। तो उसको हेल्प करने की तो ज़रूरत है, उसको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है, और मन उदास रह रहा है, ये डिप्रेशन होने की संभावना बहुत अधिक है इस चीज़ में। और भी बहुत कॉजेज आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज इस तरह के प्रेजेंटेशन का डिप्रेशन हो सकता है। और डिप्रेशन एक तरीके का नहीं होता, बहुत वैरायटी का होता है, और उसकी सिवियरिटी भी बहुत तरीके की होती है। तो आप अपने को कभी भी अगर मान लीजिए डिप्रेशन से डायग्नोज करें, जो कि बहुत लूजली यूज्ड टर्म है, तो आप कहिए मैं अपसेट हूँ, मुझे डिप्रेस्ड फील होता है, लेकिन आप खुद को किसी दूसरे डिप्रेशन के मरीज से कंपेयर ना करें कि भाई उसके लक्षण ऐसे थे, वो डिप्रेस था, तो मेरे लक्षण भी ऐसे ही हो, या वाइस वर्सा। क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि डिप्रेशन कई तरीके का होता है और एक ही बीमारी का प्रेजेंटेशन इंसान टू इंसान फ़र्क हो सकता है। तो हम अपने प्री कंसीव्ड नोशन से कलर ना हो, और अगर हमें लग रहा है, ये हम डिसीजन एक्सपर्ट्स पे छोड़ दें और इस अनुमान के साथ कि शायद कुछ गड़बड़ है, हम जाके डिस्कस करें। बिल्कुल। हमारा जो अगला सवाल है वो है प्रतीक सिंह के द्वारा। उनका सवाल है, क्या एंजाइटी क्यूरेबल है, यानी कि क्या एंजाइटी ठीक हो सकती है? देखिए, मानसिक तकलीफ़ें, जिसको एक बार हमने पहले भी इसी शो पे डिस्कस किया था कि इलनेस, तो हमने अभी हमारे पास बेसिस ही नहीं है मानसिक तकलीफ़ों को बीमारी का लेबल देने का, यानी कि इलनेस का। हम अभी डिसऑर्डर या सिंड्रोम लेवल पर हैं, मतलब हमें कॉज नहीं मालूम, हमें ये भी नहीं मालूम ये बीमारी है या नहीं है, पर हमें कुछ सिम्टम्स देखे हैं जो एक साथ मिलते हैं, और इन ट्रीटमेंट के यूज़ से वो ठीक हो जाते हैं। हमारी नॉलेज इतनी लिमिटेड है, तो जिस चीज़ का हमें बेसिस ही नहीं पता, हम उसमें क्योर शब्द ही इस्तेमाल नहीं करते, हम ट्रीट शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज सिर्फ ट्रीटमेंट तक है। तो जिसकी जड़ है या नहीं हमें नहीं मालूम, हम उसको जड़ से हटा ही नहीं सकते। तो आप उसकी सिवियरिटी में ना जाएं। अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है, तकलीफ है, तो उसे रोग, बीमारी न माने, उसे तकलीफ माने, और उस जड़ से जाएगी या नहीं जाएगी उसकी चिंता ही नहीं करिए, क्योंकि दुनिया में किसी को इनकी जड़ों के बारे में 100% नहीं मालूम आज भी। उम्मीद करते हैं प्रतीक जी आपको भी आपके सवाल का जवाब मिला होगा। हमारा जो अगला और आखिरी सवाल है वो है अफरीदी जावेद की तरफ से। उन्होंने सिर्फ एक शब्द में अपना सवाल लिखा है, टेंशन। टेंशन, स्ट्रेस, ये सारे बहुत ही कॉमनली यूज्ड टर्म्स हैं। अगेन, टेंशन या स्ट्रेस हमेशा खराब नहीं होता। स्ट्रेस या टेंशन वो चीज़ है जो एक एक्सटर्नल या इंटरनल ऐसा स्टिमुलस है जो आपके अंदर खलबली मचाता है और कुछ रिएक्शन देता है और आपको हल्की सी तकलीफ देता है। अगर टेंशन ही ना हो दुनिया में, अगर किसी भी बच्चे हैं, एग्ज़ाम ही हम हटा दें तो बच्चा पढ़ेगा क्यों? तो थोड़ी टेंशन तो ज़रूरी है। अगर कहते हैं कि अगर एनिमल्स है, हमारा पेट है, अगर हम उसे एक्सरसाइज ना कराएं, दौड़ाएं ना, सीधे खाना देते रहें, तो वो आलसी हो जाते हैं। डॉग्स होते हैं, आलसी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, उनका ब्रेन डीजेनरेट करने लग जाता है, शरीर खराब होने लग जाता है, वो अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल कम करने लगता है। आप किसी इंसान को बेड पे ही खाना देते रहो पूरे टाइम, उसको टेंशन फ्री कर दो, खाना पीना सब बिस्तर पे, कोई काम नहीं करना, बैठा रहे आराम से, सोता रहे, खाता रहे, उसकी मांसपेशियां जो हैं खराब होने लग जाती हैं। इसको हम वेस्टिंग ऑफ मसल्स कहते हैं। फिर हमें फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है ठीक कराने के लिए। तो टेंशन के बिना तो हमारा शरीर नष्ट होने लग जाए। थोड़ी टेंशन हमें मोटिवेट करती है, हमारा ड्राइविंग फोर्स है कुछ भी काम करने का। लेकिन अगर टेंशन या स्ट्रेस एक चीज़ से, एक लिमिट से अधिक हो जाता है, तो प्रोडक्टिविटी हमारी उल्टी होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। तो वो वाला टेंशन डिस्ट्रेस है। इससे पूरा पहले का टेंशन यू स्ट्रेस है, यानी कि अच्छा स्ट्रेस। ये कर्व एकदम ऐसे बेल की तरह होता है और इसे ऑप्टिमम इसके एकदम बीच में होता है, और इसको हम कहते हैं हैंस अलाई कर्व। तो हम जो है यू स्ट्रेस में रहें तो बेहतर है। जो प्रोडक्टिव स्ट्रेस है और इतना स्ट्रेस, इससे हम ना बचें, इसको हम एम्ब्रेस करें और लाइफ में आगे बढ़ें। बिल्कुल अफरीदी जी, उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया हो।
आगे बढ़ेंगे अपने शो में, और जैसे कि हर बार हम चर्चा करते हैं किसी अलग मुद्दे पर, इन सवालों से इतर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर, या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड में भी हेमिका जी उन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगी। आगे बढ़ते हैं हेमिका जी, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। अक्सर हमने देखा है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजी से डील करने वाले जो लोग होते हैं, उनके पास पेशेंट जाने से कतराते हैं, जिस पर हमने बात भी की है। लेकिन अब देखा जाता है कि जो जनरल फिजिशियन होते हैं या किसी भी तरह के डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास भी पेशेंट जाने से कतराते हैं। तो वक्त के साथ ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, उन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो क्यों इतना बदल गया है, और क्या जो पेशेंट्स हैं उनके दिमाग में जो चीजें आती हैं डॉक्टर को लेकर, क्या वो आने वाले वक्त में उनकी बीमारी ठीक ना होने में एक रोड़ा बन सकती है? आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, और ये बड़ा रेलेवेंट है हमारी आज की सोसाइटी से, और अभी अभी कोविड होके चुका है। तो कोविड में जिस तरह की चीज़ें सामने आई, आरोप प्रत्यारोप सामने आए, तो उन सब में ये मुद्दा, हम इस मुद्दे से अब बच नहीं सकते, है ना। अब हम सिर्फ फील गुड फैक्टर के लिए हम एक दूसरे की तारीफ करते हैं, वो नहीं है। कुछ कड़वे सचों से हमें सामना करना पड़ेगा, हम बच नहीं सकते। देखिए, समय के साथ ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बदली है। एक ज़माना था जब भारत में लोग कहते थे कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। देखिए, पहली बात, मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैंने आज तक किसी बुक में ये नहीं पढ़ा कि मैं भगवान बन जाऊँगी इस बुक को पढ़ के। ये एक ट्रेनिंग है, ये एक कोर्स है जिसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एक ड्यूरेशन होती है जिसमें एग्ज़ाम्स पे एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटर्नशिप होती है, स्पेशलाइजेशन होता है, बुक्स तो बहुत ही होती हैं। किसी क्लास में किसी प्रोफेसर ने, किसी सीनियर डॉक्टर ने आज तक हमें नहीं पढ़ाया कि हम भगवान बन जाएंगे। तो पहली चीज़ मेरी पेशेंट से दरखास्त होगी कि डॉक्टरों को आप भगवान न माने, न बोलें, क्योंकि डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स हैं। जैसे एक डोमिनोज का पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय अपना काम करता है, ऐसे ही डॉक्टर भी अपना काम करते हैं। ये भी ह्यूमंस हैं, ये भी एक पेड स्किल्ड वर्कर्स हैं, और डॉक्टर्स भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अब आते हैं। तो ये भी एक वर्क है, एक प्रोफेशन है, वोकेशन है। और जैसे ही एक डिलीवरी पर्सन से एरर हो सकती है क्योंकि वो ह्यूमन है, ऐसे ही डॉक्टर से भी एरर्स हो सकती हैं। और जैसे एक डिलीवरी पर्सन अपने एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे ही डॉक्टर भी अपने एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, क्योंकि आप ह्यूमन लाइफ से सीरियसली और डायरेक्टली डील करते हो, तो एरर्स कम हो इसकी कोशिश करना जिम्मेदारी है। लेकिन आप डॉक्टरों को अगर भगवान बनाएंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी। और अब क्योंकि डॉक्टर भगवान है ही नहीं, तो एक्सपेक्टेशंस किसी दिन टूटेंगी। आज तक हमारे पास न तो कॉमन कोल्ड का कोई ट्रीटमेंट है, न हमारे पास डेथ का कोई ट्रीटमेंट है। तो जब हमारे पास सबसे सिंपल और सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, और बीच की चीज़ों में हम ह्यूमन बॉडी को भी, हम अब इस वक्त जनरल मेडिसिन की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में हमारी नॉलेज बहुत लिमिटेड है। हर जगह हाइपोथीसिस हैं, बहुत जगह पर एसोसिएशंस हैं, और हम एम्पेरिकल ट्रीटमेंट करते हैं कई जगह। इंडिया में ये माना जाता है, इंडिया में टीबी इतनी कॉमन है कि अगर कोई भी बीमारी है, और ये मेडिकल कॉलेजेस, अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है कि अगर कुछ भी बीमारी है, ठीक नहीं हो रही, तो ये टीबी हो सकती है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इतनी कॉमन है। इसको हम ग्रेट मिमिकर भी बोलते हैं। बिना किसी हम एविडेंस के इंडिया में हम ट्रीट कर सकते हैं एम्पेरिकली कि टीबी मान के। तो हम इतना, वी हैव टू बी वेरी ब्लाइंड एट अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो अगर पेशेंट्स या क्लाइंट्स ये चीज़ समझेंगे तो वो लिमिटेशन भी समझेंगे। जिस दिन वो, जब तक वो डॉक्टर को भगवान समझेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी। हम मरीजों को गूगल करने से नहीं रोक सकते, हम उस पर भी आते हैं अभी, मगर आपकी जब एक्सपेक्टेशंस गलत होंगी, अनरियलिस्टिक होंगी, और आपको मेडिकल साइंस के बारे में असलियत नहीं मालूम होगी, तो आप डिसअपॉइंटेड ही रहेंगे, नाराज़ रहेंगे। तो यू शुड नो कि भाई कहाँ ट्रीटमेंट के बारे में कितनी नॉलेज है, कितना % कॉन्फिडेंस के साथ है, तो फिर यू विल बी हैप्पी। और डॉक्टरों को मैं बोलना चाहूँगी कि मेजॉरिटी डॉक्टर्स नहीं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स खुद को भगवान मानने लगते हैं, थोड़ा गॉड कॉम्प्लेक्स, एरोगेंस आने लगता है। तो अब वो टाइम नहीं है, हमें जो है आम इंसान की तरह उसी तरह से बात करनी चाहिए, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि
हम लोग सिर्फ प्रोफेशनल्स हैं, हम भी एक स्किल्ड लेबरर हैं और हम किसी दूसरे प्रोफेशन से सुपीरियर इंफीरियर नहीं है, वी आर इक्वल। तो हम अगर खुद को भगवान नहीं समझेंगे तो शायद डॉक्टर पेशेंट्स को हम ये बात कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो हमारी रिलेशनशिप बेटर रहेगी। बिल्कुल, डॉक्टर और जो मरीज हैं उनके बीच का रिश्ता मजबूत होगा, तभी बीमारी को समझने में और क्योर होने में जितना कम वक्त लग सकता है उतना कम वक्त लगेगा और बेहतर तरीके से इलाज हो भी पाएगा। हिमिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। हमारे शो का मकसद यही है कि गूगल पर या इंटरनेट पर या किसी भी वेबसाइट पर आप जो सवाल पूछते हैं, खासकर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए, वो सवाल आप हमसे पूछ पाएं और हिमिका जी उनके जवाब दें। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।